नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सरकारी बेकाबू बस ने युवक को रौंदा, मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। थूक चटवाया, कान पकड़वा, उठक बैठक, फिर लात घुसे, बेल्ट से पिटाई। मुजफ्फरपुर में युवक से हैवानियत। और मुजफ्फरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आलू लदे ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त, मौके से तस्कर फरार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने के संगम घाट स्थित NH57 पर शनिवार की दोपहर बस की चपेट में आने से मोबाइल सिम व्यवसायी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रोड पर ही शव का चीथड़ा उड़ गया। इस घटना से NH जाम हो गई। मौके पर पहुंचे अहियापुर थानाध्यक्ष रोहन कुमार ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान मीनापुर थाने के न्यूरा गाँव के 25 वर्षीय शशि रंजन कुमार के रूप में हुई है। उधर पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है, वहीं चालक फरार है। बस सरकारी है। मृतक के पिता सुबोध प्रसाद ने पुलिस को बताया कि उसके 3 पुत्र हैं। बड़ा शशि रंजन कुमार है, उसे 6 माह पूर्व शादी हुई थी। वे मोबाइल सिम बिक्री का काम करता था। शनिवार की दोपहर वह शहर से घर लौट रहा था। उसी दौरान पीछे से आ रही सरकारी बस के चालक ने ठोकर मार दिया, जिससे मौके पर ही शशि रंजन की मौत हो गई। गया था पत्नी को दिखवाने, हाँ, और डॉक्टर दिखवा के उसके बाद रिटर्न वापस आने में, हाँ, पता चला पत्नी भी साथ में थी? नहीं, पत्नी साथ में। कहाँ ससुराल था? सकरी अड्डा। वहीं छोड़ के आ रहा हाँ, था? कहाँ जा रहा था? घर जा रहा था। कहाँ, कौन गाँव? नेवरा मीनापुर थाना क्षेत्र में। कब की घटना है? लगभग है ना 3 बजे। कहाँ पे हुई है दुर्घटना? पहाड़पुर में हुआ, शनि मंदिर के समय। क्या नाम था मृतक युवक का? राजीव था। क्या नाम था? शशि रंजन। और राजन भी था? अच्छा, पिता के क्या नाम हुआ लड़का के? सुबोध कुमार। कई साल के था? लगभग है ना 25 साल। क्या करता था ये? वो अतीत करता था, नेट उठ के काम करता था। नेट के? हाँ। कब शादी कब हुई थी? शादी तो है ना पिछले साल हुआ था। अच्छा, पिछले साल हुआ। बताया यार 6 महीना पहले हुई थी सर। नहीं, तो अगले साल हुआ। अगले साल। मुजफ्फरपुर में एक युवक के साथ हैवानियत का खेल खेला गया। पीड़ित युवक के साथ उसी के उम्र के 3 दोस्तों ने तालिबानी अंदाज में सलूक किया। तीनों आरोपियों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पीड़ित युवक की मां ने पुलिस को बताया है कि आरोपियों ने थूक भी चटवाया और कान पकड़कर उठक बैठक करवाया। घटना नगर थाना इलाके के बनास बैंक चौक के पास स्थित MSKB स्कूल परिसर की है। नगर थाना पुलिस ने वीडियो देखने के बाद मां के बयान पर केस दर्ज कर लिया है। नगर थानाध्यक्ष शरद कुमार ने कहा है कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। डेन न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। घटना से युवक दहशत में है। पुलिस को दिए आवेदन में युवक की मां ने बताया कि बेटा घर के काम से बनास बैंक चौक की ओर गया था। वहीं आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और बलपूर्वक स्कूल के फील्ड में ले गए। वहां ले जाकर डंडा, बेल्ट, लात, घूंसे से जमकर पिटाई की। बच्चा छोड़ देने की गुहार लगाता रहा और बदमाश उसे पीटते रहे। पिटाई कर रहे एक युवक ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तब जाकर परिवार वालों को इसकी जानकारी मिली। पीड़ित की मां ने बताया कि बदमाशों ने उससे थूक चटवाया और छुरा दिखाते हुए कहा कि 15 दिनों के अंदर हत्या कर देंगे। बेटा इस वजह से काफी डर गया और घटना की जानकारी परिवार के लोगों को भी नहीं दी। फेसबुक पर वीडियो देखा, उसके बाद बेटे से पूछा, तब जाकर उसने घटना के बारे में बताया और कहा कि डर के मारे बात को दबा दिया था।
मां ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने पीड़ित के युवक से 2000 रुपए भी छीन लिए। इस संदर्भ में पीड़ित के माता के बयान पर केस हो चुका है। उन्होंने लिखित आवेदन दिया था थाना में, उस पर FIR दर्ज किया जा चुका है। हम लोग उसको कार्यवाही करना प्रारंभ कर दिए हैं। बहुत जल्द उसको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। जो किसी को चिन्हित किया गया नहीं, नेम्ड FIR है, इसे चिन्हित तो है ही, जो अज्ञात है उसको चिन्हित करना है। कारण बताया गया क्यों मारा गया? कारण अभी तक तो स्पष्ट नहीं है, अनुसंधान किया जा रहा है और हम लोग जल्द ही उसको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज देंगे। पुलिस मुख्यालय के सख्त निर्देश पर पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने कथैया थाना क्षेत्र के कई कांडों के वांछित अपराधी आकाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ मुजफ्फरपुर के अलावा पूर्वी चंपारण में भी कई मामले दर्ज हैं। शातिर बदमाश ने बीते दिनों कथैया थाना क्षेत्र के फतेहा गांव में एक कारोबारी से लाखों रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस को इसकी काफी दिनों से तलाश थी। इसी कड़ी में देर रात गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आकाश को धर दबोचा। आकाश मूल रूप से मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। DSP पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी आकाश के ऊपर मुजफ्फरपुर के साथ साथ पूर्वी चंपारण के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह मुजफ्फरपुर और चंपारण में कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अन्य जिलों से भी इसका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। कल देर रात कथैया थाना क्षेत्र अंतर्गत जो छापेमारी की जा रही थी, कथैया थाना की टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही थी, उसी दौरान कथैया थाना के द्वारा एक अच्छी उपलब्धि की गई, जिसमें कि एक अभियुक्त जिसका नाम आकाश कुमार है, जो कि साहिबगंज का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई। ये जो अभियुक्त है, ये कथैया थाना के कांड संख्या 134-24 में वांछित था। दरअसल इस कांड में एक आदमी के साथ लगभग 1,60,000 रुपये उसके ले लिए गए थे और उसको रंगदारी के रूप में प्रेशर बनाते हुए पहले तो उसकी गाड़ी में आर्म्स का भय दिखा के उसको 2 लोगों के द्वारा उसको रोक लिया गया और उसके गाड़ी में रखे जो 1,60,000 रुपये थे वो ले लिए गए। फिर उस पर प्रेशर बनाया गया और उसको कहा गया कि आप और 1 लाख रुपया मंगवाइए। वो आदमी 1 लाख रुपया और मंगवाया अपने घर से और उसी दौरान कथैया थाना क्षेत्र के फतेहा गांव के पास ये सब घटना घट रही थी, जब वो अपने घर वालों से 1 लाख रुपए मंगवा चुका था और वो उन्हीं 4 अपराधियों को पैसे दे रहा था। उसी दौरान कथैया थाना के द्वारा त्वरित तेज़ी से कार्रवाई की गई जब उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली और जब पुलिस ने उस एरिया को घेरा और उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की तो वो अपराधी वहाँ से भागने में सफल रहे, पर उसमें से एक अपराधी उस वक्त पकड़ा गया था और 3 अपराधी भागने में सफल रहते हैं। और उसके साथ साथ जो 1 लाख रुपया जो घर से मंगवा के उन्होंने अपराधी को दिया था वो भी पुलिस के द्वारा सफलतापूर्वक उसको बचा लिया गया था। लेकिन इसी दौरान जो बाकी 3 अपराधी थे वो भागने में सफल रहे और उनके द्वारा उस आदमी का उनके द्वारा जो 1,60,000 रुपया है वो साथ में ले जाया गया था। तो बाकी 1 लाख रुपया कथैया थाना के द्वारा बचा लिया गया था। अब उसके बाद जो अपराधी पकड़ा है उससे पूछताछ की गई, सब पता किया गया और हमारी टीम के द्वारा काफ़ी अच्छे से इसमें उद्भेदन किया गया। तो इसमें 3 नाम और आए, तो ये 4 नाम थे जिन्होंने मिलकर ये घटना कारित की थी। उसी दौरान ये जो दूसरा लड़का है आकाश, इसको कल रात को पकड़ा गया। ये जो क्रिमिनल है जिसको कल पकड़ा गया, इसके ऊपर कई थानों में कई केसेस दर्ज हैं। ये लूटपाट के केस, रंगदारी के केस, ये यहाँ में चंपारण में, कथैया में, बरूराज में कई केसेस में वांटेड है और कई में ये बेल पे बाहर आया है और कल इसको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें कि और भी थानों के टीम्स आ रही हैं जो अपने केसेस में इनको रिमांड पे लेंगी और ये एक कुख्यात अपराधी थे। इस प्रकार इनको कल सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। इनकी गिरफ्तारी साहिबगंज एरिया से हुई। रिकवरी वगैरह कुछ सर? नहीं, कल कोई रिकवरी नहीं हुई, लेकिन हालांकि जो उस वक्त जो आर्म्स का इन्होंने यूज़ किया था उस आर्म्स की रिकवरी की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उस दौरान जब ये घटना घटी थी तो गोली तो मिली थी पर आर्म्स नहीं मिला था। गिरोह में अन्य लोग भी इनके शामिल हैं? हाँ, इनके गिरोह में और भी लोग हैं, जिनमें 2 लोग और जो नेम्ड हैं वो 2 लोग की भी गिरफ्तारी की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा इनसे अभी पूछा जा रहा है कि चूँकि इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है तो इनका और भी थाना क्षेत्र में या चंपारण में इनका और गिरोह होगा तो हम लोग उस पर भी कोशिश करेंगे कि पता करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। शराब धंधेबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद दारू माफिया शराब की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नए साल के लिए शराब को स्टॉक किया जा रहा है। पटना मद्य निषेध की टीम ने मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में दिघरा रेलवे गुमटी के पास नाकाबंदी की। यहां पर एक ट्रक को रोका गया जो आलू से भरा हुआ था, लेकिन पुलिस को शक हुआ और उन्होंने ट्रक की अच्छे से तलाशी ली।
तलाशी में पता चला कि आलू के बोरों के नीचे 387 कार्टन शराब छिपाई गई थी। यह शराब पंजाब से बनी विदेशी शराब थी। पुलिस को देखकर ट्रक का ड्राइवर और खलासी मौके से भाग निकले। डीएसपी टाउन सीमा देवी ने बताया कि ट्रक के नंबर के आधार पर मालिक की पहचान की जा रही है। शराब माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिहार में 8 साल से शराबबंदी है, फिर भी शराब तस्कर नए नए तरीके अपना रहे हैं। यह घटना बताती है कि शराब माफिया कितने शातिर है। वो वर्ष 2024 की विदाई और 2025 के स्वागत के मौके पर मुनाफा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो सके। सदर थाना को एक बड़ी सफलता मिली है। हम लोगों ने शराब की एक बड़ी खेप को बरामद किया है, जिसमें कुल 387 कार्टून में टोटल 3411 लीटर और 720 ml शराब हमने बरामद की है। और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका हमारी रही है पटना मद्य निषेध यूनिट और मनियारी LTF और सदर थाना, तीनों टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। सुबह 7:30 बजे हमने दीघरा नामक एक क्षेत्र है हमारा, दीघरा के रेलवे क्रॉसिंग के पास से हमने ट्रक को जब्त किया है। किस तरीके से स्टोर किया हुआ था इसको? ये ऊपर से आलू के बोरे लदे हुए थे, और क्योंकि हमारे पास सूचना थी, हम लगातार ड्राइवर का नंबर ट्रेस कर रहे थे, तो उससे हुआ कि इसके आसपास एक बड़ी हमें उपलब्धि मिल सकती है। तो जब सर्च किया गया तो ऊपर से आलू के बोरे थे और नीचे शराब की पेटियाँ लगी हुई थी। कोई अरेस्टिंग वगैरह भी? अरेस्टिंग हम नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे हम लोगों ने अपना जांच लगाई, अपना से शुरू की जांच, तो उसी दौरान ड्राइवर या उसके साथ जो भी साथी रहा होगा वो भागने में सफल रहे। ट्रांजिट कहाँ से किया जा रहा था और कहाँ? ट्रांजिट ये सूचना ये पंजाब की शराब है और यूपी से हम लोग ट्रेस कर रहे थे इसका नंबर। क्या इस नए साल में खपाने की तैयारी थी? हाँ, वही था, नया साल आ रहा है तो उसी को लेके हम सक्रिय भी हैं कि हमें कोई भी सूचना मिले तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई कर सकें। कारोबारी चिन्हित हुए हैं क्या, किनका था? नहीं, अभी फर्दर हम करेंगे। ये ट्रक जो मिला है हमें वो बिहार नंबर का मिला है, बिहार के ही नंबर का है। फर्जी भी हो सकता है, लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन में हम उसका चेसिस नंबर वगैरह से आगे का अनुसंधान जारी रखेंगे। कितनी शराब होगी? शराब 3411 लीटर है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाने की पुलिस शराब धंधेबाजों के खिलाफ एक बार फिर कमर कस ली है। गुप्त सूचना के आधार पर थानेदार सिकंदर कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने माधोपुर हजारी में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब टेट्रा पैक के साथ 2 शराब तस्करों को दबोच लिया। शराब कारोबारी माधोपुर हजारी के संजय सिंह और केसरिया थाना क्षेत्र के नरेश यादव हैं। ALTF प्रभारी पुनीत कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि कुछ शराब तस्कर माधोपुर हजारी में शराब की अनलोड कर रहे हैं। इसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो धंधेबाज गाड़ी लेकर फरार हो गया। वहीं शराब के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय सिंह के खिलाफ पूर्व में भी साहिबगंज थाने में शराब का धंधा करने का मामला दर्ज है। उन्होंने बताया कि FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज दोपहर करीब 2 बजे करीब थाना अंतर्गत सूचना मिली कि माधोपुर हजारी गांव में कुछ लोग शराब की अनलोडिंग कर रहे हैं, जिसके सत्यापन हेतु पुलिस बल के साथ ग्राम माधोपुर हजारी सत्यापन के लिए जाया गया, जहां अनलोडिंग के बाद वो गाड़ी लेके जा चुके थे, लेकिन शराब वहीं थी जिसका अभी वितरण नहीं हुआ था। तो वहाँ शराब और 2 शराब कारोबारी पकड़े गए। कितना शराब है? शराब करीब होगा 202 लीटर अंग्रेजी शराब है, और 2 अभियुक्त पकड़े गए जिनका नाम है संजय सिंह ग्राम माधोपुर हजारी, और एक राम नरेश यादव है, वो ग्राम बेनीपुर बड़ा टोला के थाना केसरिया। पूछताछ में क्या बताएं शराब धंधेबाज? पूछताछ में वो पूर्व से भी काम करते आ रहे हैं कि शराब का अनलोडिंग करते हैं और शराब कारोबार करते आ रहे हैं पूर्व से भी। और संजय सिंह पे पूर्व में भी शराब का केस दर्ज है साहिबगंज थाना में। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, अग्रतर कार्रवाई होगी वो की जा रही है। उनको कल भेजा जाएगा न्यायालय में। छापेमारी में कौन कौन लोग शामिल थे अधिकारी में? थानाध्यक्ष साहब थे जिनका नाम सिकंदर कुमार है, और पुअनी राकेश कुमार शर्मा सर थे, और मैं पुअनी पुनीत कुमार। मध्य पूर्व के देश सीरिया में हुई तख्तापलट और आतंकी संगठन अल-कायदा के द्वारा पूरे देश में कब्जा किए जाने और आम शियाओं के साथ
मस्जिद मज़ार को टारगेट किए जाने के खिलाफ मुजफ्फरपुर के शिया मुसलमानों ने प्रदर्शन किया। शहर के कमरा मोहल्ले से हजारों की संख्या में निकले शिया समुदाय के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें भारत सरकार से इस मामले में अविलंब हस्तक्षेप करने और इस युद्ध को रोकने की मांग की। मौलाना काजिम सबीब ने कहा कि दुनिया एक खतरनाक दौर से गुजर रही है और दुनिया के कई अहम देश और ताकतवर देश इस मामले में कार्रवाई करें। ये सबसे बड़ा मामला ये है कि दुनिया में लड़ाइयाँ तो हो ही रही हैं, बड़ी बड़ी लड़ाई हुई और होती रहेगी। ईश्वर ना करे कि लड़ाई अब हो, शांति बनी रहे। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि जो अभी सीरिया में जो कुछ हुआ, असद ने जो किया, हाफिज असद ने, उसके बेटे ने, जालिम सारी दुनिया में मिलते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो आया है STS, अलकायदा, ISIS वाले लोग जो आए हैं, ये लोग एक ऐसे आदमी की नाम लेकर हुकूमत कायम करें जिसे यजीद कहते हैं, जिसे माविया कहते हैं। वो कहता है हम यजीद की हुकूमत कायम कर रहे हैं। यजीद वो आदमी है कि जिससे दुनिया का हर मुल्क, हर शख्स, हर इंसान गिने चुने को छोड़कर सब नफरत करते हैं। यजीद जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए रावण, यानी कोई भी क्रिमिनल, यूरोप में हिटलर या उससे बदतर है यजीद, सबसे बदतर है। उस यजीद का नाम लेके हुकूमत कायम कर रहा है। जनाब ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन थी, उनके रोज़े के ऊपर वो बदतमीज़ियाँ कर रहा है। इमाम हुसैन का नाम जो हर मज़हब के लिए काबिल एहतराम है, नेल्सन मंडेला हो, हमारे गांधी जी हो, सब के लिए बड़ा बड़ा इक़बाल इमाम हुसैन के नाम पे आया। वो सबको ये इमाम हुसैन का परचम फाड़ रहा है, उनके नाम पे पैर रख रहा है। और वो बाज़ाते इमाम हुसैन की बहन जनाब ज़ैनब, जिनको करबला के बाद कैद कर लिया गया था, उनके रोज़े को मिसमार करने की साजिश कर रहा है, उस पर आना जाना बंद करवा रहा है, वहाँ इमाम बाड़े मस्जिदों पर कब्ज़ा कर रहा है। और सारी दुनिया उसके ऊपर चुप है। हम सारी दुनिया के लोगों से अपील करते हैं, मिनिस्टर से और अपने हिंदुस्तान के मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से, कि जो यजीद काबिल नफरत सारी दुनिया में है, और हिंदुस्तान में गांधी जी ने भी इमाम हुसैन का नाम लेकर इनकलाब शुरू किया और आज हम आज़ादी की फ़ज़ा में हैं, वो ऐसे आदमी की मज़म्मत करे और बताए कि जो यजीद का नाम लेकर खड़ा हुआ है और जो उसका नाम ले रहा है, कह रहा है कि हम यजीद की हुकूमत कायम करेंगे, वो दुनिया में बहुत बड़ा आतंक फैलाने वाला है। उसके लोग बांग्लादेश में आतंक फैला रहे हैं, उसके बाद लोग पाराचीन में आतंक फैला रहे हैं, उसके लोग सऊदी अरब में आतंक फैला रहे हैं। यानी ये अलकायदा, ISIS और STS ये बहुत बड़े जालिम, ये खुल के कह रहे हैं हम यजीदी हैं, मावियाई हैं। लाजिम है कि सारे लोग उसकी मजम्मत करें, नहीं तो ये लोग वो काम करेंगे कि इतना किसी जालिम ने काम नहीं किया है। और इस वक्त सबसे अहम ये है कि जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन और इमाम हुसैन की बेटी जनाब सकीना, उनकी कब्रों के ऊपर बदतमीजियाँ हो रही हैं। सारा आज़ाद इंसान चाहे जिस मज़हब का हो, वो इसके खिलाफ मजम्मत कर रहा है। और जम के हमारे यहाँ के लोग करें, दुनिया वालों को, अपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के जरिए UN को पैगाम पहुँचवाएँ कि हम लोग इसके मुकाबले में खड़े रहेंगे और हमको हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में हक दिया जाए। अरब लीग सब बिके हुए हैं, सब दलाल है अमेरिका इजराइल के। अमेरिका इजराइल ने सबको खरीद रखा है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, कोई बोलेगा ISIS उसी का है। अमेरिका इजराइल, ज़्यादातर लोग डर रहे हैं उससे। हर ज़माने में जालिम से लोग डर रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान में बहुत से लोग डर रहे थे, गांधी जी खड़े हुए। आज भी बहुत से लोग बहुत जालिम से डरते खड़े हुए। तो आगामी 5 जनवरी 2025 को पटना के रविंद्र भवन में आयोजित राष्ट्रीय नाई महासभा का 21वां स्थापना दिवस और राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाने के लिए शनिवार को राष्ट्रीय नाई महासभा जिला इकाई मुजफ्फरपुर के द्वारा कंपनी बाग स्थित खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुजफ्फरपुर से उस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी कैसे हो, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। महासभा के जिलाध्यक्ष राजकुमार ठाकुर नंदवंशी ने बताया कि पटना में होने वाले कार्यक्रम में नाई समाज अपने हक और राजनीतिक अधिकार के लिए अपनी चट्टानी एकता का परिचय देंगे। मौके पर जिला प्रधान महासचिव दीनबंधु ठाकुर, युवा प्रदेश अध्यक्ष दीपक ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष होरीला ठाकुर, राजकुमार ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, नरेश ठाकुर सहित नई समाज से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज हम लोग बैठक का उद्देश्य है कि आगामी 5 जनवरी 2025 को पटना के भूमि पर बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय नाई महासभा का 21वां स्थापना दिवस मनाई जा रही है, जिसमें हम लोग मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार से जितना जनसंख्या हो, प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर से इतनी जनसंख्या जाए कि हॉल में 60% जनसंख्या मुजफ्फरपुर का हो। उस बैठक में, उस सम्मेलन में, इस अधिवेशन में, स्थापना दिवस में हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा एक निर्णय होने जा रहा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आज़ाद गांधी जी के द्वारा और राष्ट्रीय कमेटी के तमाम नेताओं के द्वारा लिया जाएगा। उसमें ये भी निर्णय ली जाएगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो भी दल, जो भी पार्टियां हमारे समाज को
हमारे समाज के लोगों को सम्मानजनक सम्मान देने का काम करेगी। हम लोग उस समाज के उस पार्टी के साथ हमारे समाज के लोग खड़ा रहेंगे। उस बैठक में मुख्य मांग, सबसे बड़ी मांग होगी कि हमारे समाज को, नाई समाज को जो दल अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति में SC ST का दर्जा देगी, उस पार्टी को हम लोग समर्थन करने का काम करेंगे। यह मुख्य मांग होगी कि नाई जाति को अविलंब SC ST में शामिल किया जाए। इस तमाम मांगों के साथ 13 सूत्री मांग होगी। इसी के लेकर के हम लोग आज मुजफ्फरपुर में बैठक किए हैं और ये सभी लोग ये संकल्प लिए हैं कि हम लोग पटना के भूमि पर काफ़ी संख्या में 5 जनवरी को उपस्थित होंगे। पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सह मुजफ्फरपुर न्यायमंडल के निरीक्षी न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा का शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंचने पर सिविल कोर्ट के में अधिवक्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। साथ ही मुजफ्फरपुर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की विदाई समारोह भी आयोजित की गई। सर्वप्रथम दोनों न्यायाधीश ने सिविल कोर्ट परिसर स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल को नमन किया। उसके बाद सिविल कोर्ट परिसर के दक्षिणी छोर पर नवनिर्मित गेट का फीता काटकर विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इसके बाद वॉच टावर के निर्माण के लिए भूमि पूजन की। इसके बाद अधिवक्ता एसोसिएशन व जिला बार एसोसिएशन में उनके आगमन पर समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम अधिवक्ता एसोसिएशन में संगठन के अध्यक्ष व सचिव के द्वारा उन्हें अंगवस्त्र व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अधिवक्ता एसोसिएशन के पूर्व सचिव BK लाल ने कहा कि विगत 3 दिसंबर को दोनों न्यायाधीश के प्रयास से मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में शहीद खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, जिसकी चर्चा बिहार से लेकर बंगाल तक हुई। यह काफ़ी ऐतिहासिक कार्य था। इसके साथ अधिवक्ताओं की परेशानी को देखते हुए सिविल कोर्ट परिसर से स्टेशन रोड की ओर जाने वाली सड़क जो बंद हो गई थी, उसका फिर से रास्ता बनाकर उद्घाटन करने के उपलक्ष्य में आज अधिवक्ता एसोसिएशन द्वारा दोनों माननीय का स्वागत किया गया है। वहीं मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता SK झा ने कहा कि अधिवक्ताओं के हित के लिए जो एडवोकेट एसोसिएशन में अधिवक्ताओं के लिए जो हॉल का निर्माण होने जा रहा है, उसके प्रति भी दोनों न्यायाधीश का काफ़ी सकारात्मक रुख रहा है। इसके लिए दोनों न्यायाधीश का आभार प्रकट किया गया है। आज मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में काफ़ी ही अच्छा माहौल रहा, क्योंकि आज माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री सत्यव्रत वर्मा जी आज मुजफ्फरपुर कोर्ट में आए हुए थे और हमारे एसोसिएशन में आए और यहाँ पर इनका भव्य स्वागत किया गया। और आज मुजफ्फरपुर जो न्यायालय परिसर है, इस न्यायालय परिसर के जो दक्षिणी छोर है, जो स्टेशन की तरफ से आने वाली रास्ता है, उसका भी आज विधिवत उद्घाटन किया गया है। इसमें आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा इसको आज विधिवत उद्घाटन किया गया है और उस रास्ता को खोल दिया गया है। साथ ही साथ एडवोकेट एसोसिएशन में जो एक लेयर्स हॉल बनने जा रही है, इस पर भी उन्होंने काफ़ी सकारात्मक अपना दृष्टिकोण रखे हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए सभागार वगैरह सब भी बन जाएगा और काफ़ी आज अधिवक्ताओं के लिए काफ़ी सुखद और काफ़ी आनंदमय पल क्षण रहा। जी, आज माननीय सत्यव्रत वर्मा निरीक्षी न्यायाधीश महोदय और मुजफ्फरपुर जिला के पहले प्रधान न्यायाधीश महोदय का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसके पीछे 2-3 बातें थी। एक तो दोनों माननीय द्वारा जो कार्यक्रम किया गया 3/12/24 को, जिसमें अमर शहीद खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी साहब का चित्र, सांकेतिक चित्र लगाया गया इन लोगों के प्रयास से, और जिसके लिए आभार मुहिम तक किया गया है, द्वारा भी किया गया है। और बिहार बंगाल ही नहीं, पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि मुजफ्फरपुर न्यायालय में अमर शहीद खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी का सांकेतिक चित्र लगाया गया है। तो इन दोनों माननीय के विशेष अपने कार्य के अतिरिक्त ये ऐतिहासिक अविस्मरणीय कार्य के लिए मुजफ्फरपुर की जनता भी
और अधिवक्तागण इसके लिए उनको धन्यवाद साधुवाद दिया है। और सबसे बड़ी बात है, एक स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क जो बंद थी उसको दोनों माननीय ने मिल करके खुलवाने का कार्य किया गया है। जो न्यायिक पदाधिकारी, इसके अधिवक्ता और लिटिगेंट सभी के लिए एक खुलवा करके सराहनीय कार्य किए हैं। इनके लिए भी उनको दोनों को धन्यवाद। आज मुजफ्फरपुर न्याय मंडल में निरक्षी न्यायमूर्ति श्री सत्यव्रत वर्मा और प्रधान न्यायाधीश श्री मनोज कुमार सिंह का एडवोकेट एसोसिएशन में भव्य स्वागत किया गया। श्री सत्यव्रत वर्मा न्यायमूर्ति महोदय आगामी 3 दिसंबर को जो यहाँ खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी का हुआ था, उसमें उनका तबीयत खराब था, नहीं आ सके। आज वहाँ जो है माल्यार्पण किया और एक स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क जो बंद पड़ा था उसका उन्होंने विधिवत उद्घाटन किया और हमारे एडवोकेट एसोसिएशन में उनको बहुत सम्मानित किया गया। और उन्होंने एक और विशेष हम लोगों के लिए कार्य किया, जो लॉयर्स एसोसिएशन जो हमारे संघ के बगल में ही है, उसके लिए उन्होंने बोला कि इसका जो है शीघ्र से हम व्यवस्था करेंगे। शनिवार को जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के निवर्तमान जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 29 अंतर्गत गन्नीपुर महावीर मंदिर के बगल में भारी मात्रा में अतिक्रमण करते हुए नगर निगम के द्वारा रेलवे की जमीन पर कचरे को डंप करने पर सवाल उठाया है। वेद प्रकाश ने कहा कि यहां पर कूड़ा कचरा डंप करने से आसपास के इलाके में व्यापक स्तर पर प्रदूषण फैल रहा है, जिस मोहल्ले के लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। साथ ही रेलवे की जमीन पर गलत तरीके से अतिक्रमण कर घर बना लिया गया है और उन्हीं लोगों के द्वारा प्रतिदिन उस कचरे के अंबार में आग लगा दिया जाता है, जिससे शाम में ही चारों तरफ धुंध भर जाता है, जिससे अंधेरा हो जाता है और मोहल्ले वासियों में काफ़ी आक्रोश भी व्याप्त है। साथ ही वेद प्रकाश ने कहा कि अविलंब नगर निगम प्रशासन आग को बुझाकर प्रदूषण पर रोकथाम लगाए, अन्यथा नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान मंदिर के पुजारी राजा झा, मनीष कुमार, विनोद सिंह, राजेश ओझा, चंदन सिंह सहित मोहल्ले के लोगों ने प्रदूषण के रोकथाम के लिए कठोर कदम उठाने की मांग की। यह गन्नीपुर का इलाका है, रिहायशी आवासीय इलाका है। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ उच्च शिक्षा के लिए आते हैं और बगल में रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ पर गन्नीपुर ये हनुमान मंदिर है और इसके बगल में यह रेलवे की ज़मीन है और इस ज़मीन पे मुजफ्फरपुर के विभिन्न हिस्से से भारी मात्रा में गंदे कचरों का जो है जमावड़ा यहाँ लगा दिया गया है और यह कचरा सूखने के बाद अब नित्य दिन जो यहाँ रेलवे के ज़मीन में अवैध रूप से अतिक्रमण करके लोग यहाँ रह रहे हैं, उन लोगों के द्वारा नियमित रूप से इसमें सलाई मार करके और हर दिन के बाद पूरे माहौल को गंदा कर दिया जाता है। लोग यहाँ सांस लेना तक दूभर हो गया है। कई प्रकार की बीमारियों से लोग यहाँ सर्दी खांसी से ग्रसित हो गए हैं और लगातार इसकी शिकायत वार्ड सदस्य से लेकर संबंधित लोगों तक की जा रही है, लेकिन किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो हम आप प्रेस के माध्यम से हम नगर निगम प्रशासन और रेलवे प्रशासन, जिसकी सहमति से ही अगर उनकी मौन मुद्रा है अर्थात उनकी सहमति से यहाँ कचरे की डंपिंग हो रही है, बगल में रेलवे से हजारों लोग सफ़र हर दिन करते हैं और यहाँ दिन रात 20 दिनों से आग लगी हुई है, रेलवे प्रशासन भी इसकी जिम्मेवारी नहीं ले रही है। तो मैं ऐसी परिस्थिति में आपके माध्यम से यह मांग करता हूँ कि 48 घंटे के अंदर इस कूड़े डंपिंग पर अगर ठोस प्रबंधन नहीं किया गया और कचरे का अंबार पर ऐसे ही आग फूंक करके यहाँ वातावरण को दूषित किया गया, ऐसी परिस्थिति में नगर निगम प्रशासन के खिलाफ और रेलवे के खिलाफ हम लोग पूरी मजबूती से पूरे मोहल्ले वासियों के साथ जन आंदोलन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेवारी निगम प्रशासन की होगी। बहुत परेशानी सर, धुआं बहुत निकल रहा है कचरा में, जब बगल वाला कोई जला देता है, कोई बीड़िए पी कर फेंक दिया, जल रहा है। मंगल और शनिवार के यहाँ सुंदरकांड होती है। सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये है कि मंगलवार को शनिवार को सुंदरकांड होती है, यहाँ बैठना माहौल माने गड़बड़ हो गया है। ये सब रेलवे का ठेका जो ठेकेदार लेते हैं वो ला के यहाँ फेंक देते हैं। काफ़ी महत्व। हाँ जी, वो देख ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। तो कौन सा मोहल्ला हो गया? गन्नीपुर हो गया। मुजफ्फरपुर के आरबीएम कॉलेज में कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी की 126वीं जयंती की पूर्व संध्या पर व्याख्यान, सम्मान सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मुख्य अतिथि के रूप में बेनीपुरी की पुत्रवधू प्रोफेसर शीला बेनीपुरी, पूर्व प्राचार्य रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय की उपस्थिति सपरिवार रही। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय, पूर्व कुलपति डॉक्टर रिपुसूदन श्रीवास्तव, कुलानुशासक प्रोफेसर BS राय, डीन आलोक प्रताप, क्रीड़ा एडवाइजर संजय कुमार सहित विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी, विभिन्न महाविद्यालय के प्राचार्य, रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य उपस्थित रहीं। सभी को महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने गुलाब का पौधा, अंगवस्त्र और बेनीपुरी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में कुलपति ने बेनीपुरी को एक विराट व्यक्ति बताया और कहा कि स्त्री के लिए उनके विचार और यह महाविद्यालय दोनों ही पथ प्रदर्शक है। उन्होंने कहा कि अपने सीमित संसाधन में कॉलेज ने अच्छी प्रगति की है। कुल और माटी व्यक्ति को खींचते हैं और मैं इस खिंचाव की वजह से यहाँ का हो गया हूँ। अब काशी याद नहीं आती। इस अवसर पर हिंदी विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर पूनम सिन्हा का सम्मान बेनीपुरी साहित्य सम्मान देकर किया गया। 2021 से 23 के कला टॉपर खुशी और विज्ञान टॉपर कविता को अवध ठाकुर रंभा देवी छात्रवृत्ति के तहत 2000 रुपये की पुरस्कार राशि दी गई। कार्यक्रम में क्या विशेष कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग रामवृक्ष बेनीपुरी जी की जयंती के पूर्व संध्या पर एनुअल फंक्शन हर बार करते हैं। यह हमारे कॉलेज का वार्षिक महोत्सव है, जिसमें हम कॉलेज की टॉपर छात्राओं का अवध ठाकुर रंभा देवी छात्रवृत्ति से सम्मानित करते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में प्रथम आने वाली छात्राओं को पुरस्कृत करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और हम अपने आगत अतिथियों का भी स्वागत करते हैं। ये विश्वविद्यालय का पहला कॉलेज है जो किसी साहित्यकार के नाम पर है, इसलिए हम साहित्य संस्कृति को मिलाकर एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें बेनीपुरी जी के परिवार से उनके पौत्र, पौत्रवधू, नाती की धर्मपत्नी के साथ ही विश्वविद्यालय से हमारे कुलपति महोदय के अलावे हमारे प्रॉक्टर महोदय, DSW महोदय, कई कॉलेजेस के प्राचार्य, कई विभागों के विभागाध्यक्ष सभी पधारे हैं और सभी के लिए हम लोगों ने यहाँ एक सम्मान की व्यवस्था की है। इस तरीके से साहित्य और संस्कृति को लेकर चलने वाले इस कार्यक्रम का हम लोगों ने आयोजन किया है, रचना की है। गेहूं और गुलाब का पौधा जो है वो सम्मान स्वरूप दिया गया है, क्या है इसके पीछे? बिल्कुल, गेहूं और गुलाब बेनीपुरी जी की बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने गेहूं को जहां पेट की भूख के लिए ज़रूरी बताया, वहां गुलाब को सांस्कृतिक भूख के लिए ज़रूरी बताया। तो इसलिए हम लोगों ने जो गुलाब का पौधा अतिथियों को भेंट किया, उसमें गेहूं की बालियां भी हैं, क्योंकि पेट की भूख और संस्कृति की भूख दोनों को मिटाने पर ही आदमी विकास पथ पर बढ़ सकता है। हमारे विश्वविद्यालय का एक प्रमुख महाविद्यालय है RBBM कॉलेज, जिसकी स्थापना करीब 55 साल पहले हुई थी। आज महाविद्यालय ने अपना स्थापना दिवस मनाया और स्थापना दिवस के अवसर पे कई लैब और क्लासरूम की स्थापना किया और महाविद्यालय की छात्राओं ने बड़ी शानदार और बड़ी मनभावन प्रस्तुति किया। मैं विश्वविद्यालय की तरफ से, अपनी तरफ से इस महाविद्यालय के लिए, महाविद्यालय के टीचरों के लिए, कर्मचारियों के लिए और अपनी मानस पुत्रियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनका वंदन और अभिनंदन करता हूं। बेनीपुरी जी को कैसे याद करते हैं? बेनीपुरी जी को यह मैं मानता हूं कि वह एक महान कवि थे, सच्चे मायने में राष्ट्रभक्त थे, समाज सुधारक थे और ऐसे लोगों के योगदान को देश कभी भुला नहीं सकता है। उन्होंने उस समय, आज से 55 साल पहले संकल्प लिया कि लड़कियों का महाविद्यालय बने। 12 साल स्वतंत्रता की आज़ादी में जेल में बिताए। 12 साल का समय बहुत होता है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से उनको बार बार नमन करते हैं और उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी सह पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्मृति शेष इंद्र दमन प्रसाद की जयंती पर 25 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शहर के समाज सेवी उपस्थित होकर स्मृति शेष इंद्र दमन प्रसाद को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे।
उक्त कार्यक्रम की जानकारी शनिवार को मुजफ्फरपुर के ब्राह्मण टोली स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता के माध्यम से उनके पुत्र डॉक्टर अंजनी कुमार अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी का जन्म शहर के ब्राह्मण टोली इलाके में 25 दिसंबर 1882 को हुआ था। आगामी 25 दिसंबर को उनकी 142वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में श्रेयागंज स्थित श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में जयंती समारोह आयोजित की गई है। इस मौके पर शहर के लोगों को आमंत्रित करते हुए डॉक्टर अंजनी कुमार अग्रवाल ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समारोह में शामिल होकर स्मृति शेष इंद्रदमन प्रसाद को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि उनके निवास स्थान स्थित सड़क को उनके नाम पर नामकरण किया जाए और नगर निगम में उनकी तस्वीर को लगाई जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं कि हमारे पिता स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी इंद्रदमन प्रसाद जी का जन्म दिसंबर 1882 में हुआ, ब्राह्मण टोली मुजफ्फरपुर में हुआ था। जब वो 9 महीना के थे तो उनके फादर हमारे दादाजी का स्वर्गवास हो गया। हमारी दादी गंगा देवी ने का पालन पोषण किया। उन्हीं के 25 दिसंबर 2024 को बुधवार संध्या 4 बजे नवयुवक समिति में ट्रस्ट छोटी श्रेयागंज सभागार में 142वां जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं। अतः आप लोग से निवेदन है कि आप आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करें, हमें अनुग्रहित करें। इनके याद के लिए जहाँ इनका निवास स्थान था उस रोड का नामकरण इंद्रदमन पथ एवं म्यूनसिपलिटी में एक फोटो लगाने का हमने महापौर एवं नगर आयुक्त से अनुरोध किया है, क्योंकि वह 1939 से 41 तक नगर पालिका का अध्यक्ष थे और 1942 के क्विट इंडिया के दौरान उन्होंने इस पद को छोड़ दिया था। अतः सशक्त कमेटी एवं प्राधिकारी से हमारा निवेदन है कि उनको आदर दिया जाए। मुजफ्फरपुर के हरिसभा चौक आरडी कॉम्प्लेक्स स्थित रॉयल स्नूकर क्लब के द्वारा चलाए जा रहे 4 दिवसीय नॉर्थ बिहार चैंपियनशिप का शुक्रवार की शाम समापन हुआ। क्लब संचालक सह स्नूकर प्लेयर ने बताया कि जिले के अलावा नॉर्थ बिहार के 32 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। विजेता हैदर ने नावेद खान को 3-0 से शिकस्त दी। विजेता व उपविजेता को भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने प्रतीक चिन्ह और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वहीं इनाम की राशि भी दी गई। इस अवसर पर बिहार बिलियर्ड्स और स्नूकर के सचिव श्यामल शर्मा, अनिल कुमार सिंह समेत खिलाड़ीगण मौजूद थे। पहली बार आज मुजफ्फरपुर में नॉर्थ बिहार ओपन स्नूकर्स चैंपियनशिप 2002 का आयोजन किया गया था और इसके ऑर्गेनाइजर अली अलमस्त जी जो इस कार्यक्रम अल्तमस जी ने इसका ऑर्गेनाइज किए थे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और शहर के लिए एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि इस तरह की स्नूकर्स चैंपियनशिप नॉर्थ बिहार में इससे पहले नहीं हुई थी। ये अच्छा चीज़ इस शहर को दिए हैं और विशेष रूप से जो आज इस मैच में जो हैदर जी ने अपना प्रदर्शन किया और 3-0 से जो उन्होंने इस फाइनल मैच को खेला, काबिल तारीफ़ है। जो इनका प्रदर्शन था बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और साथ ही आज इसमें हमने देखा कि लगभग 4 ग्रुप बना करके लगभग 32 खिलाड़ी ने इसमें भाग लिया था और सभी लोगों का अच्छा प्रदर्शन रहा। इन्होंने इमेजिंग स्टार को, फिर और भी लोगों को, सेमीफाइनलिस्ट को, सभी लोग को आगे अच्छे प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया है। हम अपनी ओर से सारे लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। उनके इस क्षेत्र में और आगे बढ़े,
उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत आज इस नॉर्थ बिहार का फर्स्ट चैम्पियनशिप स्नूकर का हुआ है, जो 17 तारीख से स्टार्ट था। 4 दिन का ये प्रोग्राम था, जिसका आज फाइनल डे था, जिसमें विनर मिस्टर हैदर जो फर्स्ट हुए हैं और रनर नावेद खान जो सेकंड हुए हैं। और बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम रहा, जो इस पूरे नॉर्थ बिहार का फर्स्ट प्रोग्राम ये अब तक के हिस्ट्री में रहा। बहुत ही अच्छा रहा हमारा ये प्रोग्राम। लोकेशन कहाँ पे है और लोगों को कैसे प्रेरित करेंगे यहाँ पे आने के लिए? नाम बताइए। ये हमारा रॉयल स्नूकर क्लब, जो कि आपको आरडी कॉम्प्लेक्स बाटा शोरूम के ऊपर हरीशवा चौक कल्याणी रोड। क्या कहेंगे लोगों को यहाँ पे बढ़ चढ़ के खिलाड़ियों को हिस्सा लेने? प्लीज़ इस गेम से जुड़े, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स गेम है। और हमारे यहाँ इस चीज़ की एकेडमिक वे में भी हम लोग बच्चे को सिखाते हैं और हर समय टूर्नामेंट्स चैम्पियनशिप के जरिए प्लेयर्स को हमेशा हम लोग बूस्टअप क्रिएट करते रहते हैं। महिला सत्संग भवन मुजफ्फरपुर के पंकज मार्केट में आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा के छठे दिन शनिवार को आचार्य राजेश शर्मा जी ने व्यासपीठ से कहा कि भगवान की अनेक लीलाओं में श्रेष्ठतम लीला रास लीला है, जिसका वर्णन करते हुए बताया कि रास तो जीवन क्या शिव के मिलन की कथा है। यह काम को बढ़ाने की नहीं, काम पर विजय प्राप्त करने की कथा है। इस कथा में कामदेव ने भगवान पर खुले मैदान में अपने पूर्व सामर्थ्य के साथ आक्रमण किया है, लेकिन वह भगवान को पराजित नहीं कर पाया, उसे ही परास्त होना पड़ा है। रासलीला में जीव का शंका करना या काम को देखना ही पाप है। गोपी गीत पर बोलते हुए व्यास ने कहा कि जब तक जीव में अभिमान आता है, भगवान उनसे दूर हो जाते हैं, लेकिन जब कोई भगवान को न पाकर विरह में होता है तो श्री कृष्ण उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे दर्शन देते हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई लक्ष्मी नारायण को पूजता है या उनकी सेवा करता है तो उन्हें भगवान की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। मौके पर उमा चेतन, रानी चेतन, सुधा चौधरी, राखी संथालिया, प्रेमा चाचान, राखी चौधरी, सोनी खेतान आदि लोग उपस्थित रहे। महिला सत्संग भवन पंकज मार्केट में राजेश शर्मा द्वारा भगवान की रासलीला एवं विवाह के बारे में विस्तार से बताया एवं सब भक्तों को बहुत झुमाया। कल कथा का समय सुबह 9 से 11 रहेगा एवं 2 बजे से महाप्रसाद के आयोजन है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।